नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग ISO 19011 2018 जो कि गाइडलाइन फॉर एडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये इसका थर्ड एडिशन है जो कि जुलाई 2018 में पब्लिश हुआ था। ISO 19011 का हमने ऑलरेडी बेसिक्स पे एक वीडियो बना रखा है। तो आज के सेशन में हम लोग क्लास 1 जो कि स्कोप है, क्लास 2 नॉर्मेटिव रेफरेंसेस एंड क्लास 3 जो कि टर्म्स एंड डेफिनेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है। पहला होता है स्कोप जो कि आज हम बात करने वाले हैं। दूसरा क्या है, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशन। चौथा है प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग का भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है जो इसके 7 प्रिंसिपल्स है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग एंड एडिट प्रोग्राम एंड कंडक्टिंग एंड एडिट 6 है। एंड 7th क्या है, कॉम्पिटेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ एडिटर्स। तो टोटल जो है इसमें जो स्ट्रक्चर की बात करें ISO 19011 2018 वर्जन, उसमें 7 क्लासेस है। तो आज के सेशन में हम लोग क्लास 1 स्कोप, क्लास 2 नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, क्लास 3 टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्कोप की तो ये जो स्टैंडर्ड है ये क्या करता है, एडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम का गाइडेंस के लिए है। मतलब ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है एडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, जिसमें इसके प्रिंसिपल्स होते हैं एडिटिंग के, वो इंक्लूड होता है। मैनेजिंग एंड एडिट प्रोग्राम, मतलब एडिट प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है वो इंक्लूड होता है। कंडक्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स एडिट मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे हम लोग कंडक्ट करें, एज वेल एज गाइडेंस ऑन इवोल्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंसी मीन्स कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द एडिट प्रोसेस। मतलब जो भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है एडिट प्रोसेस में, चाहे वो एडिटर हो चाहे एडिटर्स हो, उसके लिए क्या है यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड होता है। मीन्स अगर स्कोप की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, एडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग के लिए है, मैनेजिंग एंड एडिट प्रोग्राम के लिए, कंडक्टिंग एडिट प्रोग्राम, एज वेल एज गाइडेंस ऑन इवोल्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द एडिट प्रोसेस। तो जो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो सेकंड पार्टी हो, उनकी क्या कॉम्पिटेंसी होगी उसके बारे में ये लोग बात करने वाले हैं इस स्टैंडर्ड में। These activity include the individual managing the edit program, editors and edit team। ठीक है, ये जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं इसमें वो सारी चीज़ें क्या होती है, एडिट को मैनेज करने के लिए एडिटर और एडिट टीम के साथ। It is applicable to all organizations that need to plan and conduct an internal or external audit of management or manage an edit program। ये जो स्टैंडर्ड है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसको ज़रूरत है इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट कराने के लिए। मीन्स ऑडिट प्रोग्राम कोई भी हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी ऑडिट करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करें इसी में स्कोप में ही, एप्लीकेबल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू अदर टाइप ऑफ ऑडिट इज पॉसिबल प्रोवाइड दैट स्पेशल कंसिडरेशन इज गिवन टू स्पेसिफिक कंपिटेंस नीडेड। तो ये जो डॉक्यूमेंट है अदर टाइप की जो एडिट होती है उसमें भी ये क्या करता है, मीन्स इसमें पॉसिबल है, इसकी रिक्वायरमेंट इसमें गिवन रहती है। अब हम दूसरे क्लास की बात करते हैं। दूसरा क्लास क्या है, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। देखो ISO 19011 2018 को बनाने के लिए कोई भी नॉर्मेटिव रेफरेंसेस का यूज नहीं किया गया। मतलब देयर आर नो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कोई भी नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे टर्म्स एंड डेफिनेशन का। मतलब इसमें जो भी हम लोग टर्म्स एंड डेफिनेशन यूज करेंगे, जो कि हम लोग जब मैनुअल को पूरा डिटेल में समझेंगे तो उसमें जो जो टर्म्स आते हैं, चाहे वो एडिट हो, एडिट क्लाइंट्स हो, टाइप्स ऑफ एडिट हो, वो सारी चीज़ें हम टर्म्स में बात करने वाले हैं। या नॉन कन्फर्मेंस हो, कन्फर्मेंस हो, कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में टर्म्स एंड डेफिनेशन में बात करने वाले हैं। देखिए, जो इसमें टर्म्स एंड डेफिनेशन दिया है वो मेंटेन कैसे होता है, टर्मिनोलॉजी डेटाबेस फॉर यूज इन स्टैंडर्डाइजेशन एट फॉलोइंग एड्रेस। पहला एड्रेस क्या है, ISO ऑनलाइन ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म क्या है, अवेलेबल है https://www.iso.org/OBP। ठीक है। दूसरा क्या है, मीन्स पहले ऑनलाइन वाला हो गया, ISO ऑनलाइन हो गया ब्राउजिंग। दूसरा है IEC इलेक्ट्रोपीडिया है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। क्या है, HTTPS फिर क्या है, डॉट है डबल, फिर उसके बाद डबल स्लैश है www.electropedia.org।
तो यहाँ पे टर्म्स एंड डेफिनेशन हम लोग जाके इसका देख सकते हैं जो ISO 19011 है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड डेफिनेशन यूज़ हो रहा है। अब हम अगर बात करें कि ऑडिट किसको बोलते हैं, देखिए, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस मीन्स ऑडिट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्वालिटी का ही ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्रॉस ऑडिट करना चाहिए, मतलब उसी डिपार्ट का ऑडिट करना सही नहीं है। फिर क्या होगा, वो ऑडिट क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, ऑडिट डेफिनेशन क्या है, सिस्टमैटिक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, किसके लिए, ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड इवेल्युएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू हिच द ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल। मीन्स ऑडिट क्राइटेरिया जिससे क्या हो, जो भी हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस इकट्ठा करेंगे वो क्या हो, ऑडिट की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट बोलें, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज नोन एज ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक नोट दिया है, इंटरनल ऑडिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी फर्स्ट पार्टी ऑडिट, ठीक है, वो कंडक्टेड बाई किसके द्वारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके द्वारा, मतलब उनकी जो टीम होती है, इंटरनल ऑडिटर टीम होती है, वो खुद ही करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो होती है, या विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑडिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो उसका ऑडिट, जो ऑडिटर्स होंगे या आप जो ऑडिट करेंगे वो आप क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिट करेंगे उसका, ठीक है। आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे तो सेकेंड पार्टी ऑडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा नोट है, एक्सटर्नल ऑडिट इंक्लूड्स दोज जनरली कॉल्ड सेकंड एंड थर्ड पार्टी ऑडिट। जो भी एक्सटर्नल ऑडिट होता है वो हमारा क्या होगा, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, ठीक है। देखिए, जो भी जैसे कि हम बात करें, अगर कस्टमर ऑडिट होता है या सप्लायर ऑडिट होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्टी ऑडिट। और थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होता है, जैसे कोई इंडिपेंडेंट आता है, मतलब सेकंड पार्टी ऑडिट क्या हो गया, बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कस्टमर होगा एक सप्लायर होगा, तो उसका जो ऑडिट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पार्टी ऑडिट। लेकिन जो कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, मतलब कोई ऑडिटिंग बॉडी आके ऑडिट जो आपका करे, सर्टिफिकेशन ऑडिट करता हो, कोई कोई कंप्लायंस का ऑडिट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट, ठीक है। कोई मान लीजिए गवर्नमेंट एजेंसी आके ऑडिट कर रही, कोई कंप्लायंस का ऑडिट कर रही, कोई सर्टिफिकेशन का ऑडिट कर रही, जैसे ISO 9001, IATF, ISO 1445 का जब हम ऑडिटिंग कराते हैं तो वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट आके जो सर्टिफिकेशन बॉडी हमारी ऑडिट करती है, तो उसको हम लोग थर्ड पार्टी या सर्टिफिकेशन ऑडिट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, देखिए कंबाइंड ऑडिट क्या होता है। कंबाइंड ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कैरीड आउट टुगेदर एट ए सिंगल ऑडिटी ऑन टू आर मोर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक से ज़्यादा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे ISO 9001, फिर दूसरा क्या है ISO 14001। अब दो अगर क्या बोलते हैं, सिंगल ऑडिटी जो है, एक ही ऑडिटी जो है दो ऑडिट को मैनेज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड ऑडिट। एक साथ जो है एक ऑडिटी दो ऑडिट को, दो मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड ऑडिट। When two or more discipline specific management system are integrated into single management system, this is known as integrated management system। जैसे ISO 9001 की बात किया था हमने, एक ही ऑडिटी ISO 9001 का भी ऑडिट करा रहा है, ISO 14 का भी करा रहा है और ISO 45 का भी करा रहा है। तो क्या होगा, अगर ये तीनों एक ही ऑडिटी करा रहा है तो उसको एक सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम हम बना लें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसका मैनुअल हम लोग कॉमन कर देंगे, उसमें ISO 9001 की रिक्वायरमेंट सारी इंक्लूड कर देंगे, ISO 14 की, ISO 45 की। अब क्या करेंगे, जो हम प्रोसीजर बनाएंगे वो जो ISO 9001 है उससे रिलेटेड प्रोसीजर बना देंगे, और जो ISO 14001 है उससे रिलेटेड प्रोसीजर बना देंगे, एंड ISO 45001 है, ठीक है, जिसको हम लोग OH एंड SMS बोलते हैं, उससे रिलेटेड प्रोसीजर बना देंगे। तो EMS, QMS एंड जो OH SMS है उससे रिलेटेड हम लोग जो प्रोसीजर होगा बना लेंगे, और तीनों की जो मैनुअल की रिक्वायरमेंट है एक कंबाइंड मैनुअल में हम लोग बना लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे हम कोई इंटरनल ऑडिट करेंगे या एक्सटर्नल ऑडिट कराएंगे, तो हम लोग अलग अलग ऑडिट नहीं कराएंगे, सारा एक साथ कराएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए,
कंबाइंड एडिट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट एडिट की। देखिए जॉइंट एडिट क्या होता है। जॉइंट एडिट हो गया, मान लीजिए कि आप कोई एडिट मतलब सिंगल एडिट ही करा रहा है, किससे, दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन एडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मींस जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आके एडिट कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी आके एडिट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट एडिट। ठीक है। कंबाइंड में क्या होता है, दोनों एक साथ एडिट करा रहा है। जॉइंट में दो ऑर्गेनाइजेशन आके एडिट कर रहा है, उसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन आके एडिट कर सकता है। ठीक है। इसमें क्या है, दो ऑर्गेनाइजेशन आके एडिट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जॉइंट एडिट बोल रहे हैं। एडिट प्रोग्राम, अरेंजमेंट ऑफ ए सेट ऑफ वन और मोर एडिट्स प्लान फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड डायरेक्टेड टूवर्ड ए स्पेसिफिक पर्पज। देखिए एडिट प्रोग्राम क्या होता है, मतलब एक से ज़्यादा एडिट का जो प्लान है, स्पेसिफिक जो टाइम फ्रेम है, उसको जो है हम लोग क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक जो हमारा पर्पज़ है उसके हिसाब से प्रोग्राम करना चाहिए कि हमारा जो टाइम लाइन है उस या टाइम फ्रेम है उसमें हमारा एडिट का जैसे स्टार्टिंग हो जाए, मतलब एडिट हो जाए, उसका क्लोजर हो जाए, उसका क्लोजर सबमिशन हो जाए और उसको रिपोर्ट जनरेशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उसमें एडिट प्रोग्राम में मेंशन रहती है। नेक्स्ट बात करें एडिट स्कोप। देखिए देखिए अगर हम बात करें एडिट स्कोप, मतलब एक्सटेंड एंड बाउंड्रीज ऑफ एन एडिट। एडिट की क्या बाउंड्रीज है, क्या लिमिटेशंस है, क्या स्कोप है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिट स्कोप। क्यों एडिट कर रहे हैं हम लोग, किस चीज़ का कर रहे हैं, किस प्रोसेस का कर रहे हैं, वो क्या है, एडिट का स्कोप है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई प्लांट हो, रबर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हम लोग जो एडिट का स्कोप क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर मोल्डेड प्रोडक्ट। ठीक है। अगर मान लीजिए सीट मेटल को भी कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीट मेटल एंड रबर मोल्डेड प्रोडक्ट। ठीक है। अब सीट मेटल में मान लीजिए कोई स्टैंपिंग का बना रहा है, तो सीट मेटल स्टैंपिंग एंड रबर मोल्डिंग प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीट मेटल स्टैंपिंग एंड रबर मोल्डिंग प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा आपका स्कोप। देखिए इसमें एक नोट है, द एडिट स्कोप जनरली इंक्लूड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल एंड वर्चुअल लोकेशंस, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, एक्टिविटी, प्रोसेस एज वेल एज टाइम पीरियड कवर्ड। ठीक है। तो एडिट स्कोप बताता है कि कहाँ पे करना है एडिट, क्या लोकेशन है। ठीक है, कौन से लोकेशन पे करना है, वर्चुअल करना है कि आपको फिजिकल करना है, फंक्शन क्या है उसका, ऑर्गेनाइजेशन कितने यूनिट है, क्या एक्टिविटी है, क्या प्रोसेस है, और कितने टाइम में एडिट हो जाएगा। तो ये एडिट के स्कोप में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वर्चुअल लोकेशन इज वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वर्क और प्रोवाइड ए सर्विस यूजिंग एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट अलाउइंग इंडिविजुअल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन टू एग्जीक्यूट प्रोसेसेस। देखिए वर्चुअल लोकेशन क्या होता है, जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है परफॉर्म करता है, कोई वर्क हो या सर्विस हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल लोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडिट प्लान क्या होता है। देखिए जब एडिट प्लान की हम लोग बात करें, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एक्टिविटी एंड अरेंजमेंट फॉर एन एडिट। एडिट के लिए जो भी हम डिस्क्रिप्शंस हैं, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम उसमें क्या एडिट करना है, कौन से प्रोसेस का करना है, कब कब करना है, तो वो क्या होता है, एडिट का प्लान होता है। ठीक है। तो जो भी हम एक्टिविटी एडिट में करने वाले हैं, मतलब वो क्या है, एडिट का प्लान है। मतलब ओपनिंग मीटिंग कब करेंगे हम, शॉप फ्लोर विजिट कब करेंगे, कब एडिट का जो है क्या क्या प्रोसेस का एडिट करेंगे, और इसका क्लोजिंग कब करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एडिट का प्लान। नेक्स्ट बात करने वाले एडिट क्राइटेरिया। देखिए अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स यूज्ड एज ए रेफरेंस अगेंस्ट विच ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज कंपेयर। कह रहे हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है जो कि आप एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस को कंपेयर करने के लिए, जो भी आपको एविडेंस मिला उसको कंपेयर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट या रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिट क्राइटेरिया। इफ़ द एडिट क्राइटेरिया आर लीगल, मान लीजिए कोई लीगल क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा या फुलफिल हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल का नाम क्या है, दूसरा नाम होता है जो कि एडवांस नाम है, जो कि प्रिफर्ड टर्म्स है। लीगल रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। एडवांस नाम क्या है उसका, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। द वर्ड्स कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस आर ऑफ्टन यूज एन एडिट फाइंडिंग। तो इसमें हम लोग
लीगल रिक्वायरमेंट का दूसरा अदर रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रेफर टर्म्स है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, कभी कभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है उसमें स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड रहती है, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बोलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट, ये प्रिफर टर्म्स है। दूसरा नोट की बात कर रहा है, रिक्वायरमेंट में इंक्लूड पॉलिसी प्रोसीजर। देखिए ऑडिट क्राइटेरिया में बात कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें आती है, जो आपकी पॉलिसी है, जो प्रोसीजर है, वर्क इंस्ट्रक्शन है, लीगल की रिक्वायरमेंट्स है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, वो सारी चीज़ें किस में आती है, ऑडिट क्राइटेरिया में। पॉलिसी प्रोसीजर WI या WS और लीगल रिक्वायरमेंट, ये सारी किस में आते हैं, हमारे ऑडिट क्राइटेरिया में। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव एविडेंस। देखिए ऑडिट क्राइटेरिया हमने समझ लिया, क्राइटेरिया क्या है, पॉलिसी प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, लीगल रिक्वायरमेंट, ये सारे या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑडिट क्राइटेरिया में आती है। क्या क्राइटेरिया आपका, ठीक है, क्या रेफरेंस है, क्या स्टैंडर्ड है, किसके बेस पे आप कर रहे हो। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अब देखिए जो आपने क्या करना है, जो कि वेरीफाई करना है किसी भी चीज़ को, तो डाटा जो आप सपोर्टिंग ले रहे हो, जो एग्जिस्टेंस है, वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस। मतलब जो एविडेंस आपने ऑडिट के समय मिला आपको, जो रिकॉर्ड्स मिला, वो क्या है, आपका एविडेंस है उस प्रोसेस का या उस सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, टेस्ट आर बाई अदर मीन्स। मतलब ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो है वो कैसे आपको कलेक्ट होगा, कोई ऑब्जर्वेशन हो जो कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो, उसके अगेंस्ट क्या है आपका एविडेंस। दूसरा, आपका जो मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अगेंस्ट क्या आपका एविडेंस है। टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अगेंस्ट क्या आपका एविडेंस है। या कोई अदर मीन्स में, मतलब जो आपका मैनुअल प्रोसीजर में जो लिखा है उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस आप दिखा रहे हैं, तो आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव एविडेंस। दूसरा इसी में है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडिट generally consist of records, statement of facts or other information which are relevant to the audit criteria and verifiable। देखिए जो भी आपका ऑब्जेक्टिव एविडेंस होगा वो वेरीफाइबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एविडेंस ले आओगे वो वेरीफाई ही ना हो पाए कि ये है कि नहीं, तो वेरीफाइबल होना चाहिए। और जैसे कि कोई रिकॉर्ड्स हो गया, कोई स्टेटमेंट है, कोई अदर इंफॉर्मेशन है जो कि क्या हो, ऑडिट क्राइटेरिया और को फुलफ़िल करता हो और वेरीफाइबल होना चाहिए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव एविडेंस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट एविडेंस। देखिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो गया, अब आपका ऑडिट का एविडेंस क्या है, कोई रिकॉर्ड्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या अदर इंफॉर्मेशन हो गया, जो कि ऊपर भी था, मतलब ऑब्जेक्टिव एविडेंस में भी सेम चीज़ थी। व्हिच आर रिलेवेंट टू ऑडिट क्राइटेरिया एंड वेरीफाइबल। जो ऑडिट क्राइटेरिया जो हमने बात किया था, पॉलिसी प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें, WI और लीगल रिक्वायरमेंट, तो उससे जो रिलेटेड हो, रिलेवेंट हो और वेरीफाइबल हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस। तो रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट और फैक्ट या अदर इंफॉर्मेशन विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट क्राइटेरिया एंड वेरीफाइबल भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड ऑडिट एविडेंस दोनों थोड़ा सा डिफर है कि आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके बेस पे कर रहे हैं। ऑडिट का एविडेंस है, ऑडिट करते समय हमें ये चीज़ें मिली। ऑडिट फाइंडिंग्स, देखिए अब हम बात करने वाले हैं ऑडिट की फाइंडिंग्स की। रिजल्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द कलेक्टेड ऑडिट एविडेंस अगेंस्ट द ऑडिट क्राइटेरिया। जो ऑडिट की क्राइटेरिया थी, प्रोसीजर, पॉलिसी, लीगल रिक्वायरमेंट या कंप्लायंस का, कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लायंस था, उसके अगेंस्ट में क्या फाइंडिंग हुई। ठीक है, मीन्स क्या एविडेंस आपको मिला, तो वो क्या बोलता है, वो ऑडिट फाइंडिंग। देखिए ऑडिट फाइंडिंग इंडिकेट कन्फर्मिटी या नॉन कन्फर्मिटी। तो जो क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट जो एविडेंस है, अगर वो फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट को तो कन्फर्मेंस है, अगर नहीं फुलफिल करता है तो वो नॉन कन्फर्मेंस या नॉन कन्फर्मिटी है। ऑडिट फाइंडिंग कैन लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट और अदर रिकॉर्डिंग गुड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ऑडिट फाइंडिंग क्या होता है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। कभी कभी होता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है, कभी कभी हमें रिस्क आइडेंटिफाई उसमें करना होता है, और क्या होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट,
आर रिगार्डिंग गुड प्रैक्टिसेस, या कुछ हमारे लिए क्या होता है, गुड प्रैक्टिसेस होता है जो कि हमें करना चाहिए। इसी में एक नोट दिया है, इफ़ द ऑडिट क्राइटेरिया आर सेलेक्टेड फ्रॉम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, द ऑडिट फाइंडिंग इन टर्म्स है कंप्लायंस आर नॉन कंप्लायंस। मतलब अगर लीगल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है या कंप्लायंस ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं या स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो टर्म यूज़ करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट कंप्लायंस है कि नहीं, फुलफिल कर रहे हैं तो कंप्लायंस है, नॉन फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो नॉन कंप्लायंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट की फाइंडिंग्स की। देखिए, आउटकम ऑफ एन ऑडिट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जो ऑडिट की ऑब्जेक्टिव है उसके कंफर्मेशन के बाद जो आउटकम निकल के आता है, एंड ऑल ऑडिट फाइंडिंग्स आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड ऑल ऑडिट फाइंडिंग। तो आउटकम जो ऑडिट का होता है उसको हम लोग ऑडिट की फाइंडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं, ऑडिट फाइंडिंग्स हमने बात किया था यहाँ पे, रिजल्ट एवल्यूशन ऑफ कलेक्टेड ऑडिट एविडेंस अगेंस्ट ऑडिट क्राइटेरिया, तो क्या था हमारा ऑडिट फाइंडिंग्स थी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आउटकम ऑफ एन ऑडिट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड ऑल ऑडिट फाइंडिंग्स। देखिए, जो ऑडिट की फाइंडिंग्स थी वो क्या था, जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया, ठीक है, अगेंस्ट जो ऑडिट की क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट में जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया वो ऑडिट की फाइंडिंग है। अब फाइंडिंग जो है अगर कन्फर्मेंस है, मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है तो क्या है, कन्फर्मिटी है, अगर नहीं कर रही तो नॉन कन्फर्मिटी है। ऐसे ही अगर ऑडिट की फाइंडिंग्स जो है स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, मीन्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशन या लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, तो वो क्या होगा, कंप्लायंस होगा, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन कंप्लायंस है। अब हम बात करने वाले हैं ऑडिट कंक्लूजन की। देखिए, ऑडिट की आपकी फाइंडिंग्स हो गई, तो कंक्लूजन में बात करेंगे इसका जो आउटकम है ऑडिट का वो क्या है। ठीक है, तो आउटकम ऑफ ऑडिट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड ऑल ऑडिट फाइंडिंग्स, तो ऑडिट का हम कंक्लूजन लिखा लेंगे, इसमें क्या कितनी एनसी है, कितनी फाइंडिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ऑडिट क्लाइंट। देखिए, ऑडिट क्लाइंट क्या है कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन है जो रिक्वेस्ट करता है ऑडिट के लिए, मतलब जिसका ऑडिट हो रहा है, वो क्या है, ऑडिट क्लाइंट है। ठीक है, ऑडिट क्लाइंट कौन है, जिसका ऑडिट जो रिक्वेस्ट करता है ऑडिट के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे प्लांट का ऑडिट आप करिए, तो वो क्या है, ऑडिट क्लाइंट है। जैसे कि कोई पर्सन जो जैसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या क्यूमस कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर्टिफिकेशन बॉडी को, सर हमारे प्लांट का सर्टिफिकेशन करना है, तो वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट क्लाइंट बोलते हैं। इन द केस ऑफ इंटरनल ऑडिट, ऑडिट क्लाइंट कैन आल्सो बी द ऑडिटी आर इंडिविजुअल मैनेजिंग द ऑडिट प्रोग्राम। इंटरनल ऑडिट में भी जो ऑडिट क्लाइंट होते हैं वो क्या, कौन होते हैं, जिसका ऑडिट होता है, मतलब हो रहा है, जैसे ऑडिटी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वालिटी का डिपार्टमेंट का ऑडिट कोई प्रोडक्शन का पर्सन कर रहा है, तो क्वालिटी क्या हुआ, या क्वालिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या हुआ, ऑडिटी हुआ, और जो प्रोडक्शन का पर्सन ऑडिट कर रहा है वो ऑडिटर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटर्नल ऑडिट कैन come from a source such as regulators, contracting parties or potential or existing clients। मीन्स जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो क्या होता है, वो रेगुलेटरी या कॉन्ट्रैक्टिंग जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होता है या पोटेंशियल या एग्जिस्टिंग क्लाइंट का हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट के लिए कि सर आप हमारा जो है ऑडिट करना है। तो दोनों चीज़ें हैं, इंटरनल के केस में भी है, इंटरनल जो ऑडिट करता है उसको ऑडिटी हम लोग बोलते हैं, और जो बाहर से हम लोग कराते हैं तो ऑडिट क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑडिटी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल आर पार्ट्स देयर आर बीइंग ऑडिटेड। जिस पार्ट का ऑडिटी कौन है, जिसका ऑडिट हो रहा है। ठीक है, जिसका ऑडिट होना है या हो रहा है वो कौन, वो क्या है, ऑडिटी है। ऑडिट टीम कौन है, वन आर मोर पर्सन कंडक्टिंग एन ऑडिट, जो ऑडिट करने आए हुए हैं उसमें हो सकता है एक आदमी आए या एक से अधिक भी आ सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट टीम। अगर एक आता है ऑडिट के लिए तो उसको हम लोग सोलो ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, अगर कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है
तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी आते हैं ऑडिट टीम में, ठीक है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट की भी बात हम लोग करेंगे आगे। पहला है, वन ऑडिटर ऑफ द ऑडिट टीम इज अपॉइंटेड एज द ऑडिट टीम लीडर। तो अगर मान लीजिए ऑडिट टीम में मतलब 2-3 लोग ऑडिट करने आ रहे हैं, तो उसमें से एक को जो है टीम का लीडर मीन्स लीड ऑडिटर एज ए किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑडिट टीम कैन इंक्लूड ऑडिटर्स इन ट्रेनिंग। जो ऑडिट टीम है वो इन ट्रेनिंग मतलब मीन्स उनको इंक्लूड करते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। मतलब जो ऑडिट टीम है, कुछ लोग जो है ऑडिट करते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ उसके एविडेंस को एक्सप्लेन करते हैं। ये बात हुई ऑडिट टीम का। तो जैसे मान लीजिए कोई लीड एडिटर है, तो वो क्या करेगा, ऑडिट को लीड करेगा, और जो उसके साथ में टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह हैं तो वो कुछ अगर डिस्कशन करना होगा तो उनसे करेंगे। नेक्स्ट बात है ऑडिटर, पर्सन हु कंडक्ट एन ऑडिट। जो ऑडिट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटर। अब देखिए बात कर रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, जो उनके ऑडिटर के साथ में ऑडिट टीम के साथ में आए हुए हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, वो क्या होते हैं। ऑडिट पर्सन हु प्रोवाइड स्पेसिफिक नॉलेज आर एक्सपर्टीज टू द ऑडिट टीम। जो ऑडिट टीम है उसको स्पेसिफिक नॉलेज मीन्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उसको मतलब प्रोसेस और सिस्टम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा वो एक्सपर्ट होता है उस ऑडिटिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट क्या होते हैं, उनको जो है स्पेसिफिक नॉलेज होता है और वो एक्सपर्टीज होते हैं उस ऑडिट टीम में, मतलब वो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। दूसरा इसमें एक पहला नोट है, स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटी प्रोसेस प्रोडक्ट सर्विस डिसिप्लिन टू बी ऑडिटेड आर लैंग्वेज आर कल्चर। वो किस में एक्सपर्ट होते हैं, देखिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसमें होते हैं, जो एक्टिविटी होता है उसमें होते हैं, जो हम प्रोसेस का बात कर रहे हैं जिसका ऑडिट कर रहे हैं हम उसके एक्सपर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, और जो या कोई सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट होते हैं। डिसिप्लिन टू बी ऑडिटेड, कैसा जो है हम ऑडिट जो कर रहे हैं उसमें क्या डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना है उसके एक्सपर्ट होते हैं। क्या लैंग्वेज या क्या कल्चर होता है ऑडिट का, उसके एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक टेक्निकल एक्सपर्ट टू द ऑडिट टीम डज नॉट एक्ट एन एडिटर। जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं एज ए एडिटर वो एक्ट नहीं करते हैं, बट वो कुछ डिस्कशन करना है तो वो जो है क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑब्जर्वर। देखिए ऑब्जर्वर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑडिट का टीम है, उसमें एक लीड एडिटर हो गए, एक जो है टेक्निकल एक्सपर्ट हो गए, कोई उसमें एक पर्सन है जो एज ए ऑब्जर्वर काम कर रहा है, मतलब वो ऑडिट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है वो हम समझ लेते हैं। इंडिविजुअल हु अकम्पलीज द ऑडिट टीम बट डज नॉट एक्ट एज एडिटर। ये भी जो होते हैं मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट, जैसे कि वो भी नहीं एक्ट कर रहा है एज एडिटर, ऐसे ही ऑब्जर्वर भी जो है सारी चीज़ों को सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बट एज एडिटर एक्ट नहीं करेंगे, जो लीडर होंगे वही करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम की। देखिए मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इस सेट ऑफ इंटर रिलेटेड आर इंटरेक्टिंग एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेसेस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब जैसे कि हम प्रोसेस जैसे जानते हैं कि प्रोसेस में क्या होता है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने। ऐसे ही मैनेजमेंट सिस्टम में भी सेट ऑफ इंटर रिलेटेड आर इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि इस्टेब्लिश करता है पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड प्रोसेसेस टू अचीव, और प्रोसेस को भी जो कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो अचीव हो जाए, ठीक है। पहला नोट है, मैनेजमेंट सिस्टम कैन एड्रेस ए सिंगल डिसिप्लिन और सेवरल डिसिप्लिन। मतलब एक सिंगल भी हो सकता है, जैसे कि ISO 9001 का ऑडिट है या IATF का, या हो सकता है कि ISO 9000 का भी हो और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का भी हो, और जो हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी स्टैंडर्ड है मैनेजमेंट सिस्टम उसका भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेवरल डिसिप्लिन, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें दूसरा नोट क्या है, द मैनेजमेंट सिस्टम एलिमेंट इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग ऑपरेशन पॉलिसी प्रैक्टिसेस रूल्स बिलीव्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेसेस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। देखिए जो मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, रोल क्या है, लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, प्लानिंग क्या है, ऑपरेशन क्या है,
क्या बनाते हैं वो, क्या पॉलिसी है और उनकी क्या प्रैक्टिसेस है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या रूल्स है, क्या उनके बिलीफ्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोसेस का, और उन ऑब्जेक्टिव को कैसे वो अचीव कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम कैन इंक्लूड दी होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बना रही है वो उसका क्या है, स्कोप है। स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइड सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वन और मोर फंक्शन अक्रॉस ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या बना रही है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बना रही है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है, उसमें क्या क्या सेक्शन है, वो सारी चीज़ें क्या आती है मैनेजमेंट सिस्टम के स्कोप में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क क्या होता है। देखिए इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क। जैसा कि हम लोग ISO 9001 में डिटेल में बात कर चुके हैं, रिस्क क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिस्क। देखिए रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर रिस्क का बेनिफिशियल इफेक्ट होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, अगर एडवर्स इफेक्ट है तो हमारे लिए एज ए थ्रेट का काम करता है, तो उसमें हमें क्या होता है, रिस्क को उसका एक्शन लेना होता है, उसको मिनिमाइज़ करना होता है। अगर रिस्क जो है मतलब उसके या तो उसके साथ हम रहें, मीन्स लाइफ विथ रिस्क करें, अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसको मिनिमाइज़ करना है हमें रिस्क को, और बट रिस्क जो है ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो रिस्क क्या है, एन इफेक्ट इज ए डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए जो आपका रिजल्ट आ रहा है, एक्सपेक्टेड है आपका, हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। देखिए अनसर्टेनिटी इज द स्टेट इवन पार्शियल ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ एन इवेंट इज कंसिक्वेंसेज एंड लाइकलीहुड। देखिए अगर हम बात करें रिस्क की, तो रिस्क जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे अनसर्टेनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिस्क क्या होगा, मिनिमाइज होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे नॉलेज हमारा जो सिस्टम का उस प्रोसेस का इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी डिक्रीज होती है, रिस्क भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क इज ऑफन कैरेक्टराइज बाय द रेफरेंस टू पोटेंशियल इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि आईसो गाइड जो है 73/2009 वर्जन में गिवन है। देखिए रिस्क क्या होता है, वो पोटेंशियल इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है। ठीक है, कि पोटेंशियल क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, या कम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब दोनों का कम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, रिस्क इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस एंड एसोसिएटेड लाइकलीहुड एज डिफाइंड इन गाइड ISO गाइड 73/2009 ऑफ अकरेंस। देखिए रिस्क क्या है, स्प्रेड होता है, मतलब जो कम्बिनेशन है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट एंड एसोसिएटेड लाइकलीहुड, दोनों की बात करता है। ठीक है, तो दोनों अगर मीन्स इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और लाइकलीहुड क्या है, दोनों को एसोसिएट करने से लिए मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, रिस्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्फर्मिटी क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ एन रिक्वायरमेंट। किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही क्या है, कन्फर्मेंस है। मीन्स जो कि जैसे कि ऑडिट में है, जो आपका ऑडिट का क्राइटेरिया है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही क्या है, कन्फर्मिटी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए रिक्वायरमेंट को नॉन कन्फर्मिटी बोलते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल नहीं हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कन्फर्मिटी। मतलब कन्फर्मेंस नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपिटेंस, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखिए कंपिटेंसी का मतलब क्या है, या कंपिटेंट का मतलब क्या है कि आपका नॉलेज और स्किल दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंपिटेंट। मतलब कोई भी पर्सन हो जब जो नॉलेज और स्किल दोनों उसके अंदर हो तो उससे क्या होगा, जो उसका रिजल्ट है, जो आउटकम्स है वो अच्छा मिलेगा। तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपिटेंट पर्सन या स्किल्ड पर्सन, या उसमें नॉलेज और स्किल दोनों है तो क्या है, कंपिटेंट है उस प्रोसेस के लिए, उस सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट। देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, नीड आर एक्सपेक्टेशंस दैट इज स्टेटेड जनरली इम्प्लाइड आर ऑब्लिगेटरी। तो आपकी क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है,
विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो हम बात करने वाले हैं। मतलब इंटरनल क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सटर्नल हमारे सप्लायर या कस्टमर की क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसमें नोट है जनरली इम्प्लाइड मीन्स दैट इज कस्टम और कॉमन प्रैक्टिसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे भी इम्प्लाइड वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या है, कस्टम या कॉमन प्रैक्टिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एन इंटरेस्टेड पार्टी दैट नीड आर एक्सपेक्टेशन अंडर कंसिडरेशन इज इम्प्लाइड। ठीक है, तो इम्प्लाइड का मतलब क्या है, कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन प्रैक्टिस है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट इज दैट इज स्टेटेड फॉर एग्जाम्पल इन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। जो रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में हमें मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। देखिए अभी हमने बात किया था सेट ऑफ इंटर रिलेटेड आर इंटरेक्टिंग एक्टिविटीज दैट यूज इनपुट टू डिलीवर एन इंटेंडेड रिजल्ट आर आउटपुट। मतलब सेट ऑफ इंटर रिलेटेड या इंटरेक्टिंग जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, आउटपुट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। देखिए प्रोसेस हो गया हमारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरेबल रिजल्ट्स। मतलब जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसका मेजरेबल उसमें क्या टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है, कस्टमर की रेटिंग क्या है, हमारी सप्लायर की रेटिंग क्या है, हमारा इन हाउस पीपीएम क्या है, ये सारे क्या है, हमारे परफॉर्मेंस है। कस्टमर कंप्लेन कितना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। मीन्स मेजरेबल जो रिजल्ट है उसको हम लोग परफॉर्मेंस बोलते हैं। इसी में एक नोट है, परफॉर्मेंस कैन रिलेटेड आइदर टू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फाइंडिंग। देखिए क्वांटिटेटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वैल्यू, परसेंटेज, तो ये हमारा क्या हुआ, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि वो गुड है या पुअर है, मीन्स उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एक्सेप्टेड है कि नॉन एक्सेप्टेड है, फुलफिलमेंट कर रहा है रिक्वायरमेंट को या नॉन फुलफिलमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है इसमें नोट, परफॉर्मेंस कैन रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस क्या होता है, ये किसी भी मैनेजमेंट के जो सिस्टम है आपका, उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, क्या सिस्टम है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिस्टम है, वो सब क्या होता है, परफॉर्मेंस में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी। देखिए इफ़िशेंसी क्या होता है, हम लोग इफ़िशेंसी की बात करते हैं जैसे ISO 9001 में किया था। इफ़िशेंसी क्या होता है कि हमारा आउटपुट बनाने में कितना इनपुट यूज़ हुआ, मीन्स कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, कितना फोरम, कितना मैन यूज हुआ, कितना मशीन हुआ, और कितना क्या मेथड यूज किया गया, मीन्स क्या उसकी वैल्यू है, क्या कॉस्ट उस आउटपुट को अचीव करने में कितना हमने इनपुट को यूज किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग इफ़िशियंसी। लेकिन इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हमारा क्या टारगेट था, हमने क्या अचीव किया, मीन्स प्लान वर्सेस एक्चुअल को हम लोग इफेक्टिवनेस बोल रहे हैं, टारगेट वर्सेस एक्चुअल को इफेक्टिवनेस बोल रहे हैं, और इफिशियंसी को आउटपुट इनटू डिवाइडेड बाय इनपुट, मीन्स आउटपुट को बनाने में इनपुट कितना यूज हुआ उसको इफिशियंसी बोलते हैं। तो इफेक्टिवनेस क्या है, एक्सटेंड टू व्हिच प्लान्ड एक्टिविटी आर रियलाइज एंड प्लान्ड रिजल्ट अचीव। जो हमारा रिजल्ट प्लान किया था हमने वो सिर्फ अचीव हो गया, तो हमारा सिस्टम क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, इफेक्टिवनेस है। तो एक्टिविटी वो क्या है, इफेक्टिवनेस है। ठीक है, जो भी हमने प्लानिंग की थी वो रिजल्ट अचीव हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्लास है, क्लास 4 का ऑलरेडी हमने बना दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग का, और जो क्लास 5 है, 6 है और 7, 3 क्लास बच रहे हैं, तो तीनों का हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्लास 5 के लिए अलग, क्लास 6 के लिए अलग, और क्लास 7 के लिए अलग से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे एक कंबाइंड वीडियो बना लेंगे, तो जिससे हमें जो है कहीं पे बार बार जो है इसका लिंक वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपस में हैं, जैसे मतलब ISO 19,011 का बेसिक्स है, उसका भी लिंक इसमें प्रोवाइड कर देंगे। और जैसे अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग का भी बना रखे हैं वीडियो ऑलरेडी, तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे क्लास 5th और क्लास 6, 7, इन सब का भी लिंक इसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो कहीं से भी जाके हम लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं, पूरा सिस्टम को समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग फाइनल में एक कंबाइंड बनाएंगे जिसमें सारे क्लॉजेज रहेंगे,
मीन्स ISO 19011 का बेसिक्स रहेगा, उसके क्लास 1 क्लास 2 और सारी चीज़ें रहेगी क्लास 7 तक। तो एक कंबाइंड रहेगा पूरा स्टैंडर्ड को समझने के लिए। थैंक यू सो मच।